अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट, हर हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाक अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन CSS 2023 के अंदर इसके ऊपर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट इज़ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है ना, इसको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप ये देखें, ठीक है, एहतियात इस हिसाब से क्योंकि जो हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है ये बाय बर्थ कहीं ना कहीं डोमिनेंस के तौर पर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का 76 जो ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हैं उसके अंदर 40 ईयर्स ऑफ जो इंडिपेंडेंस के अंदर वो हमारा अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर बात करते क्यों हैं, ऐसा क्यों है कि हमें सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर बात करनी पड़ती है। देखें, बाय बर्थ पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक बहुत ही टॉप सीटर हुई सिचुएशंस के अंदर जो है वो वर्क करती रही है। ठीक है, पाकिस्तान जब बना उस टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान के पास स्किल्ड मैन पावर नहीं थी, पाकिस्तान के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पाकिस्तान के पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं थी, पाकिस्तान के पास मैनेजमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर फ्लॉज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कि किसी ये ओवरऑल सिनेरियो है कि किसी भी चीज़ के अंदर जब फ्लॉज होते हैं तो उस फ्लॉज को और उस गैप को फिल करने के लिए कोई और पावर जो है वो उसको फिल करने के लिए आती है। सेम सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड सिविलियन हिस्ट्री है उसके अंदर फ्लॉज रहे हैं। मेन फर्स्ट फ्लॉज ये था कि पाकिस्तान के जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर नहीं सके, लाइक द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 के अंदर वो इस दुनिया से चले गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब वो 1951 के अंदर चले गए। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो अच्छी, वो कोई इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं है कि हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर बनाया आफ्टर द 9 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तब तक हमने इंडियन एक्ट 1935 को जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको चलाने की कोशिश की थी। तो ये कुछ पाकिस्तान के अंदर इश्यूज रहे हैं। अगर आप शफकत सईद साहब की बुक, सईद शफकत साहब की बुक जो है, जिसमें वो बुक भी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के ऊपर है, तो अगर आप उसको कभी रीड करें, आपको टाइम मिले, तो आपको उसके अंदर ये जो मैं बातें करने लगा हूँ ये सारी नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। फिर हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वेरी आफ्टर 6 ईयर्स 1954 के अंदर डिसॉल्व हो गई। ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर अगर आप पढ़ें, कभी गूगल के ऊपर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस लिखें तो आपको ये पूरी हिस्ट्री यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, हमारा वो रहा। ठीक है, इस तरह के हमारे बाय बर्थ इश्यूज रहे हैं गवर्नेंस के अंदर, और पॉलिटिकली गैप रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अब उस पॉलिटिकली गैप की वजह से जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर आपको डोमिनेशन नजर आती है। उसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, या पाकिस्तान की बाय बर्थ इश्यूज जो पाकिस्तान लेकर आया अपने साथ, वो कौन कौन से हैं। लाइक सबसे बड़ा इशू प्रिंसली स्टेट कश्मीर के ऊपर कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेबर्स, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ड्यूरन लाइन का इशू, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक इनसिक्योर सिचुएशन के अंदर था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी सिचुएशंस बेहतर करनी पड़ी। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सईद शफकत साहब, इश्तियात साहब,
ठीक है, स्टैनली वोलपर्ट साहब, तो ये सारे जो जेफर लॉर्ड साहब, ये सारे यही बातें करते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के अंदर अगर कोई टॉपसी टर्वी सिचुएशन है तो उस टॉपसी टर्वी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गैप पाया जाता है, जिस पॉलिटिकल गैप को फिल करने के लिए फिर डोमिनेशन का आंसर फिर आ जाता है। ठीक है, आज हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम बेसिक बातें करें तो बेसिक बातों के अंदर सबसे पहली सिचुएशन है कि हमारा जो अनप्रिंसिपल पॉलिटिकल कंपटीशन जो है आफ्टर पाकिस्तान, आप देख लें मुस्लिम लीग टूट गई आप 1947 के बाद, और फिर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बनी। ठीक है, तो पॉलिटिकल अनप्रिंसिपल पॉलिटिकल कंपटीशन रहा है। फिर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई इलेक्टोरल साइड पे जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई स्टेट ओरिएंटेड इंटरेस्ट नहीं रहा हिस्ट्री में। उसके बाद उनका स्टेट के इंटरेस्ट के रिलेटेड जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं वो हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स के कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की सिचुएशंस के अंदर नज़र आते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान के अंदर बाय बर्थ वो एक अलग इश्यूज हैं जिनके अंदर हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ नहीं मिली। ठीक है, पार्लियामेंट्री इश्यूज रहे हैं, हमारे जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर वर्क नहीं करती। आप देखें फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ तक हमारे मोस्टली जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो रोड्स के ऊपर होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर जब आई है तो उन्होंने अपोजिशन के अंदर आकर जो है वो कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो रही है। अच्छा, उसके बाद जो पॉलिटिकल हमारी ये जो डोमिनेंस मिलिट्री डोमिनेंस हमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ी सी नजर आती है। उसके अंदर देखें सिविल मिलिट्री डोमिनेशन जो है वो दो तरह की होती है। वन इज डायरेक्ट डोमिनेशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट डोमिनेशन। डायरेक्ट डोमिनेशन वो डोमिनेशन होती है जो कोई भी डिक्टेटर लेजिस्लेशंस के थ्रू आता है। ठीक है, जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे वो लेजिस्लेशंस के थ्रू आए थे कि उन्होंने 2001 के अंदर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करवा के 3 इयर्स के लिए अपने आप को सेव कर लिया था कि 3 इयर्स में रह के उसके बाद ना जो स्टेट नेसेसिटी की बेस के ऊपर जो है वो बाद में हम इलेक्शंस करवा देंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 52A 58(2)B जो है उसकी वजह से भी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी की बेस के ऊपर जो है वो जब पावर अकम्युलेट करते हैं परसीव करते हैं तो उसके ऊपर एक वो है। एक इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो है वो जो डोमिनेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट नहीं करती, वो अपोजिशन की मोबिलाइजेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद रिजीम वीकनिंग का सिचुएशन हो गई या बारगेनिंग हो जाती है करंट गवर्नमेंट के साथ। इस तरह के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो यूज होते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है इनके अंदर जो डोमिनेशन है वो वन इंस्टीट्यूशन की डोमिनेशन बाय बर्थ से क्यों नजर आती है। क्वेश्चन ये है कि बाय बर्थ से क्यों है। ठीक है, तो बाय बर्थ की कुछ बातें मैं आपको पहले कर चुका हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके वो मैच्योर नहीं थी। ठीक है, उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप इससे पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें तो 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर इनके पास जो हमारी लीडरशिप बाद में आई है 1947 के बाद, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था मिनिस्ट्रीज का। ठीक है, उसके बाद 1945 के अंदर जो इलेक्शन हुए 1946 के अंदर इलेक्शन हुए तो उसके अंदर मिनिस्ट्रीज मिली। फोरमैन बजट का लियाकत अली खान साहब का, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको मिली और डिफरेंट भी फिर इलेक्शन जीते इन्होंने। ठीक है, बट 1947 में आज़ाद हो गया पाकिस्तान तो उनको वो प्रॉपर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं थी। ठीक है, उनके इश्यूज की वजह से फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो फाउंडरिंग मेंबर में से थे जैसे कायदे आज़म और लियाकत अली खान साहब वो जल्दी चले गए, तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मैच्योर नहीं थी। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे फ्लॉज पैदा हुए और गैप पैदा हुआ। उसके बाद जो है पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बाय बर्थ जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो इंडिया के साथ, उसकी वजह से जो है वो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा हुई। इनसिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा होने की वजह से साफ जाहिर है उस बॉर्डर पे जो इनसिक्योरिटी है या वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, अब वो तो मिलिट्री ने उसको कवर करना था।
अब उसके लिए मिलिट्री को रिसोर्सेज चाहिए थे और पाकिस्तान तो रिसोर्स डेफिसिट था उस टाइम, तो पाकिस्तान को रिसोर्सेज नहीं मिले। ठीक है, उसकी उस रिसोर्सेज ना होने की वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एज अ वॉरियर स्टेट इमर्ज हुआ। अब यहाँ पे वॉरियर स्टेट का क्या मतलब है? वॉरियर स्टेट का मतलब ये है कि भाई उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना था। अब स्ट्रेंथन करने के लिए अपने पास तो रिसोर्सेज थे नहीं, तो 1951 में जब लियाकत अली खान साहब जो हैं वो सोवियत यूनियन को बाईपास करके यूएसए के पास गए, तो यूएसए ने पाकिस्तान को कैपेबिलिटीज दी, रिसोर्सेज दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर किया। बट यहाँ पे इशू ये आता है कि वहां से फिर उन्होंने क्या किया, यूएसए ने पाकिस्तान को सीटो और सेंटो में घसीट लिया। मतलब उनकी जो इंटरनेशनल साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन 1954, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बगदाद पैक्ट भी जिसको कहा जाता है 1955 में, तो उनको उधर घसीट लिया, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक एज अ वॉरियर स्टेट इमर्ज हुआ। उसके बाद देखें 1979 के अंदर पाकिस्तान फिर वॉरियर स्टेट के तौर पर दुनिया को नजर आया, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो है वो नजर आए। ठीक है, उसके बाद फिर हम 2001 में वार ऑफ टेरर के अंदर का हिस्सा जब बने, फिर हम एज अ वॉरियर स्टेट इमर्ज हुए। ठीक है, मतलब हमने हमेशा जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स जो है वो लेने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वॉरियर स्टेट के बाद फिर आपको जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बीपीसी बनाई गई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। 1955 में तो 1 यूनिट बनाया गया, लेकिन 1948 के अंदर 1947 के बाद एक ईस्टर्न यूनिट एक था जिसे बंगाल कहा जाता था, और पाकिस्तान के पास 4 यूनिट्स है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो जो बीपीसी ने पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज थी उसको उर्दू दे दिया, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर जो है वो लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो गई और पॉलिटिसाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद 1954 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, जिस उसकी वजह से फर्दर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पैदा हो गई। ठीक है, उसके बाद जनाब आपकी देखें कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की एथनिक डिवीजन हो गई। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि जब वॉरियर स्टेट पाकिस्तान इमर्ज हुई, तो यूएसए ने पाकिस्तान को एज अ क्लाइंटलिस्टिक स्टेट जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप देखें कि जब भी पाकिस्तान यूएसए ने पाकिस्तान को की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फ़ायदा उठा के जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड किए हैं, उस टाइम में पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। बट उसके बाद आप देखें कि करंटली देख लें 2001 के बाद 2007 तक बहुत अच्छे रहे हैं, उसके बाद ख़राब हो गए 1979 से उस तक, जब 1979 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई सोवियत यूनियन की वार, उसके बाद 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन जो है वो अपार्ट हो गया, ठीक है, तब डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गई। अच्छा, ये तो हम बाय बर्थ की है कि बाय बर्थ में पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिविलियन गैप पैदा हो गया। उस गैप को फिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, थोड़ी सी उसकी डोमिनेशन की। उसके बाद सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल या सुप्रा उनको अथॉरिटी कैसे मिली? बाद में जब पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी डेवलप हो गए, चीज़ें भी डेवलप हो गई, पाकिस्तान की वर्किंग सिचुएशन भी बेहतर हो गई, तो उसके बाद कैसे हुआ? उसके बाद जैसे हमने पहले बात की, अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, अनप्रिंसिपल पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर्स का प्रोसीजर था वो टाइम टू टाइम फर्दर वीक हो गया। उस वीक होने की वजह से फिर गवर्नेंस गैप पैदा हो गया और फर्दर डोमिनेशन जो है वो बेहतर हो गई, ज़्यादा हो गई। उसके बाद जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन है वो टाइम वाइज जो है उनके अंदर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, ठीक है, वो फर्दर उनकी चीज़ें फर्दर बिल्डअप होती गई, जिसकी वजह से वो फर्दर वीक होते गए। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी थी, सिविल सोसाइटी जो है वो आप हिस्ट्री के अंदर उठा के देख लें कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो डिक्टेटरशिप जो है वो अथॉरिटेरियन पीरियड को ज्यादा सपोर्ट करती रही है। ठीक है, उसकी रीजंस भी हम नीचे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों था कि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी थी वो उनको ज्यादा पसंद करती थी अथॉरिटेरियन पीरियड को।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की जो ये मैं अभी यही बात बताने लगा हूं कि क्यों पसंद करती थी, क्योंकि आप देखें कि आप फोर अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड, अयूब साहब का, याह्या साहब का, ज़िया साहब का, या उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का, आप अथॉरिटेरियन पीरियड के ये 40 ईयर्स उठा के देख लें। इन 40 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वन ऑफ द गुड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज रही है। ठीक है, पाकिस्तान की जो जीडीपी थी दैट वाज अबव 5, 6.5, 6.4, 6.3 की जीडीपी रही है, जो करंटली पाकिस्तान की 2 के करीब है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिचुएशंस बेहतर रही हैं, परचेजिंग पावर्स बेहतर रही हैं, प्रोजेक्ट्स हुए हैं। पाकिस्तान का देख लें कि लास्ट पाकिस्तान हैज नॉट बिल्ट एनी डैम सिंस 1976। ठीक है, तो जितने भी पाकिस्तान के ये प्रोजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको अथॉरिटेरियन पीरियड्स के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से भी लोग जो है वो उस पीरियड को ज्यादा पसंद करते थे, हमारी जो सिविल सोसाइटी थी। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर रही है। जैसे आप देखें कि 1989 से 1999 तक आपको पाकिस्तान की 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नजर आएंगी। ठीक है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन भी देख लें तो आपको 2 साल पे या 2.5 ईयर्स पे एक गवर्नमेंट डिवाइड नजर आती है। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि जब अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड रहा है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। आप जनरल परवेज मुशर्रफ का टाइम पीरियड उठा के देखें तो उसके अंदर 2004 2005 के अंदर आईएमएफ पाकिस्तान को कहती थी कि आप हमसे कर्जा लें, और पाकिस्तान कहता था वी डोंट नीड एनी लोन फ्रॉम यू। ठीक है, ऐसा क्यों था? ठीक है, ये तो बाद में 2007 का रिसेशन हुआ, फिर उस कुछ ऐसे मसाइल थे जो हम नीचे डिस्कस करते हैं कि बाद में ऐसा क्यों हुआ कि भाई लोग उनके खिलाफ भी हुए। ठीक है, उसको देखते हैं। बट आप ये देखें, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेहतर थी, तो ये रिजीम्स आए। सिविलियन टाइम पीरियड के अंदर ऐसा नहीं हुआ और कॉन्टिन्यूसली यूनिफिकेशन नहीं रही। ठीक है, सेपरेशन रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की आपस के अंदर। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स उनकी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। उसके बाद जो है यूएस और जो वेस्टर्न सबसे एक इशू है जो मैं आपको, आप देखें कि यूएसए ने पाकिस्तान को जिस जिस पीरियड के अंदर एज अ क्लाइंट स्टेट जो है वो यूज किया है वो सारे अथॉरिटेरियन पीरियड्स। ठीक है, आप 1979 देख लें, ज़िया साहब, 2001 आपके जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं। ठीक है, 1965 की बार आपको अयूब साहब नजर आएंगे, 1971 आपको सॉरी याई साहब नजर आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जब भी क्लाइंटलिस्टिक पाकिस्तान यूज हुआ है वहां पे अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो यूएसए और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, देखें पॉलिटिकल अगर करना है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करना पड़ेगा। बिल पास करने के बाद जो है वो वहां से डिसीजन लेगा, अपोजिशन उसके खिलाफ होगी, गवर्नमेंट खिलाफ, पब्लिक खिलाफ होगी। ऐसा अगर कोई डिसीजन, तो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। अगर वन पावर ऑन द स्टेट, जैसे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रेसिडेंशियल पावर थी, तो उसके अंदर आप देखें कि वन मैन पावर होती है, तो वही डिसीजन करता है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे यूएस या वेस्टर्न नेशंस थी वो भी सिंगल पर्सन को डील करना ज़्यादा पसंद करती थी। उसके बाद जो है हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो सिविलियन सुपरमेसी को इंश्योर नहीं करवा सके ड्यू टू अनयूनिफिकेशन, नॉन यूनिफिकेशन। ठीक है, वो उसके अंदर उनका कॉन्टिन्यूसली टिल बाय बर्थ जो है, फ्रॉम बर्थ सॉरी, लैक उस चीज में रहा है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमारी सिविलियन सोसाइटी जो थी वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को इतना पसंद करती थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एट द एंड हर अथॉरिटेरियन पीरियड का सही नहीं गुजरा। आप देखें अयूब साहब थे, 1969 में वो याह्या साहब के हवाले करके यहाँ से चले गए। याह्या साहब ने भुट्टो साहब के प्रेशर्स के अंदर वो उन्होंने कर दी। उसके बाद ज़िया साहब तो चले, वो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर 1988 के अंदर चले गए। 2007 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने छोड़ी, वो आप देखें लॉयर मूवमेंट स्टार्ट हो गई जस्टिस चौधरी की उतरने के बाद। ठीक है,
तो ऐसा क्या हुआ? देखें, सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारे अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स रहे हैं वो शुरू में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, बाद में उन्होंने भी पॉलिटिकली लीडरशिप्स की तरह थोड़ा सी पावर अकम्युलेशन ज़्यादा स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये तो खैर हमारी पॉलिटिकल, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी ऐसे ही होता है कि जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर अपनी जो पब्लिक होती है उसके साथ बहुत सारे वादे करके आती है। ठीक है, हम इकोनॉमिक सिचुएशन को ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, कल से भला शुरू हो जाएगा, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम गरीब को ये दे देंगे। वो सारी आपने सुनी हुई होंगी, कोई नई बात नहीं है ये पे। लेकिन जब वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के अंदर आती है और वो स्टेट के लिमिटेड रिसोर्सिस को देखती है और उस लिमिटेड रिसोर्सिस की बेस पे वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा होता, तो फिर उनको ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक इशू ये भी था। उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी को पसंद करती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, एक ये इशू भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स रहे हैं उनका टाइम कोई एट द एंड कोई अच्छा नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक ही टाइम पीरियड लास्ट देखें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम पीरियड 58 टू बी को करवाया 3 साल के लिए वो आ गए। ठीक है, उन्होंने एक NRO दिया। ठीक है, जब उन पे मुश्किल सिचुएशन आई, लॉयर मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ मिलकर NRO साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो NRO दे दिया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन रही हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड टाइम जो है वो PM बनने का वो इशू उन्होंने, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी रही हैं, जो आप इन चीज़ के अंदर देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई हमारी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस ने फर्दर क्या ब्लंडर्स किए हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन है उनके बाद में भी कुछ ब्लंडर्स रहे हैं। उनके क्या ब्लंडर्स रहे हैं? एक तो सबसे मेन ब्लंडर उनका ये रहा है कि आप देखें कि जब डिफेंस कमेटी बनी थी, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी डिफेंस कमेटी की ही बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो डिफेंस कमेटी जब बनाई, ठीक है, तो डिफेंस कमेटी एक सिविलियन के लिए जो है वो उन्होंने बनाना था। तो उसके अंदर उन्होंने हर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो आप देखें कि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ठीक है, डिफेंस पॉलिसी है, ठीक है, उसके बाद नेशनल, उन सब के अंदर जो है वो सिविलियन के साथ जो है उन्होंने डिफरेंट अथॉरिटेरियन मिलिट्री पर्सोनल्स को भी अपने साथ मिला लिया। ठीक है, उनको भी। और दूसरा इन्होंने काम क्या किया कि सिविलियन जितने मोस्टली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन थे, उन सब का जो हेड है वो इन्होंने मिलिट्री पर्सोनल्स को लगा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो इंटरवेंशन जो है वो बढ़ गई और डोमिनेशन जो है वो इंक्रीज हो गई, और इसके अंदर हमारे सिविलियन गवर्नमेंट्स का ही सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मिलिट्री का जो थोड़ी ये डोमिनेशन आपको नजर आती है, इस डोमिनेशन के अंदर इसके फर्दर इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं? इसके इम्पैक्ट्स पुअर गवर्नेंस की सूरत के अंदर आ जाते हैं कि दुनिया के अंदर जो है हमारे ऊपर, जैसे आप देख लें कि 1998 के बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया। अगर तो ये वार ऑफ टेरर ना आती तो पाकिस्तान के मसाइल खड़े हो जाते। उसके बाद 1971 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर ब्लैक लिस्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकते, गवर्नेंस के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन पैदा हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जो गवर्नमेंट होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज पैदा होते हैं, और इन सब के अंदर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग इशू आफ्टर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट इज, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के अंदर इमर्ज हुआ, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ ब्लेम गेम। अब पॉलिटिक्स ऑफ ब्लेम गेम का मतलब क्या है? देखें,
पाकिस्तान ने अब हर पॉलिटिकल लीडरशिप को देख लें, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किए, पिछली गवर्नमेंट ने खजाना खाली कर दिया, पिछली गवर्नमेंट के ये इश्यूज थे जिसकी वजह से